होगा प्रोबेबिलिटी का। और जो हमारा कोर्स था उसके दो पार्ट्स थे, एक स्टैट से रिलेटेड पार्ट था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स था। तो स्टैट का जो पोर्शन है उसको हमने मिड से पहले कवर किया है। अब जो दूसरा पोर्शन है हमारा प्रोबेबिलिटी का, उसको अभी हम कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी का बेसिक आइडिया आपको दिया जाएगा और इसके दौरान ही मैं आपको एक्सेल के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करनी बता दूंगा, तो वो कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो स्टैट से रिलेटेड है। उसमें आप डायरेक्ट फार्मूलाज को इम्पोज करते हैं। उसमें आपके पास ये नहीं होता कि आप सारे फार्मूलाज को राइट डाउन करें, बल्कि एक्सेल की डायरेक्टरी में आपकी स्टैट के फार्मूलाज एम्बेडेड होते हैं, आपने सिर्फ रिकॉल करवाना होता है उनको। तो आपके पास एक्सेल की प्रोग्रामिंग हो जाती है जो प्रैक्टिकली आप यूज़ करेंगे आगे, क्योंकि आप बार बार कैलकुलेशन हाथ से नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि कोर्स की रिक्वायरमेंट थी कि आपको वो हाथ से करवाया जाए, तो इसलिए जो है वो आपसे वो पहले हाथ से करवाया गया। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्सेल का एक ट्यूटोरियल समझ लें या लेक्चर समझ लें, वो आपको शेयर कर देता हूँ। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन को रिकॉल करवाते हैं और कैसे चीज़ों को जो है आप उसमें कवर कर लें। उसकी एक एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज आपसे मैं बाद में असाइनमेंट के तौर पे लूँगा भी, वो आपकी एक ग्रेडिंग स्कीम है जिसकी बेस के ऊपर आपके पास ग्रेड्स जनरेट होते हैं, जिसको आप रिलेटिव ग्रेडिंग कहते हैं। तो रिलेटिव ग्रेडिंग होती कैसे है, उसके लिए एक सर्टन पैरामीटर होता है और वो पैरामीटर आपका ये होता है कि आपकी एक एवरेज डिसाइड होती है, डाटा की क्लास की एवरेज होती है, और इसके अलावा आपके पास क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास HEC का जो रूल है जिसके अकॉर्डिंगली आपके पास ग्रेडिंग होती है, उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि आपके पास, मैं आपके साथ वो शीट शेयर करता हूँ, फार्मूलाज हैं जो हम डिज़ाइन करेंगे। उन फार्मूलाज में दो चीज़ें काउंट होती हैं। आपके पास जो क्लास का डाटा आ रहा होता है उसकी आपके पास एवरेज आ जाती है, और दूसरी आप कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके अलावा जब आप ये दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास लिमिट्स गिवन है ग्रेड्स की। आपके पास ग्रेड्स की लिमिट्स गिवन है कि फ़लाँ ग्रेड यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा। वो लिमिट्स कैसे आती हैं, वो लिमिट्स ऐसे आती हैं कि आपके पास अगर हमारे पास एवरेज है तो एवरेज को आप प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो वो आपका A+ की लोअर लिमिट होगी। अगर आप एवरेज प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो वो A ग्रेड की लिमिट होगी। ठीक सेम इसी तरह से ये नेगेटिव की लिमिट भी उसमें गिवन होती है, उसमें आपके पास B+ की लिमिट भी गिवन होती है। अप टू D ग्रेड आपके पास जो है वो HEC की डायरेक्शन के मुताबिक वो लिमिट्स गिवन होती हैं। वो कैसे फार्मूला लगते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सर आपने स्क्रीन शेयर की है? अभी नहीं की, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सेल की एक शीट है जिसके अंदर आपके पास डाटा कुछ इस तरह से होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उसमें भी आपने यही फॉलो करना है और सेम स्टेप्स आपने फॉलो करते हुए जाना। आपको एक्सेल का आइडिया होगा पहले, क्योंकि एप्लीकेशंस आपने पढ़ी होंगी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इसकी जो माइनर चीज़ें हैं उसमें मैं नहीं जाता। हम इसकी कोडिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे चीज़ें डिपेक्ट करवा सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मैनुअल उसकी बाद में मुझे सबमिट करवाना चाहें ग्रेडिंग करके तो आप मैनुअल, रोल नंबर 33। सर गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, अगर आप मैनुअल उसके ग्रेड्स आगे डिस्प्ले करवाना चाहें, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। अभी कैसे होंगे वो आपके सामने हो जाएगा। लेकिन अगर आप, ये कोडिंग हुई हुई है, आपने इसको कोड किया हुआ है, अगर आप कोड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको मैनुअल करना चाहें तो आप इसको मैनुअल कीजिएगा। ये शीट मैं आपको नहीं दूंगा, आपने खुद शीट बनानी है और खुद शीट के अंदर आपने जो डाटा है वो हाइपोथेटिकल डाटा, या मैं डाटा आपके साथ शेयर कर लूँगा, उस डाटा को लेके आपने क्या करना है,
प्रैक्टिस करनी है और वही आपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवाना है। करना क्या है, करना ये है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे आपकी क्लास के, और नेम जो है उसका डाटा है, यानी हमारे पास जो बेसिक डाटा है, जो कैटेगराइज हम कर सकते हैं डाटा को, वो हमारी कैटेगराइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, और साथ में आपके पास जो है वो नेम्स हैं स्टूडेंट के। तो इसमें मैं कोई एक रिज़ल्ट इंपोर्ट करता हूँ जो इससे पहले भी मतलब हो चुका होगा। तो मेरे पास, मैं अभी आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। ठीक है जी, ये हमने डाटा इंपोर्ट किया है, इसमें मार्क्स आ गए हैं स्टूडेंट के, और जी ये मार्क्स आ गया आपके पास स्टूडेंट के, और डाटा में रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और नेम आ गया। ये मार्क्स मैंने हाइपोथेटिकल मार्क्स दिए हैं, इनको आप कोई भी से भी मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर लगाएंगे राउंड अप का फार्मूला। राउंड अप का फार्मूला कैसे लगाते हैं, ये होता ही है कि आपके पास जब आप एक्सेल का कोई भी एक सेल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो आपने इक्वल टू प्रेस किया, इक्वल टू प्रेस करने के बाद आप लिखेंगे जी राउंड अप। अब ये राउंड जब आप लिखते हैं तो राउंड की तीन आपके पास क्या आती हैं, पॉसिबिलिटीज आती हैं। होते क्या है कि आप एक तो राउंड करते हैं, राउंड आपके पास ये होता है अप्रॉक्सीमेशन होती है डाटा की, वो या तो आप राउंड अप कर सकते हैं, राउंड डाउन कर सकते हैं अगर आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ राउंड को क्लिक करते हैं तो वो पॉइंट से आगे अगर 5 है या 5 से बड़ा डिजिट है तो उसके अकॉर्डिंगली ये एक्सेल खुद चूज़ करेगा कि उसने राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है। लेकिन आपका जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी का सिस्टम भी, उसमें होता ही है कि आपका डाटा राउंड अप होता है ऑटोमेटिकली। जब आप लगाते हैं तो आपके पास राउंड अप की कमांड आती है। अब आपने राउंड अप कर लिया, अब आपने किस डाटा को राउंड अप करना है, किस सेल के डाटा को आपने वो चूज़ करना है। आपने पहले कमांड चूज़ की, कमांड आपने ये चूज़ की कि आपने राउंड अप करना है डाटा को, किस सेल के डाटा को राउंड अप करना है। हमने ये जो आपके पास C2 का सेल है, यानी C कॉलम है और 2 उसकी रो है, इसको आपने चूज़ करना है। जब आप इसको चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फार्मूला बार है, इसको फार्मूला बार कहते हैं, उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा वो सेल। अब C2 सिलेक्ट हो गया, और कितने डिजिट तक आपने इसको, नंबर ऑफ डिजिट तक आपने इसको राउंड अप करना है। फर्स्ट करें, हम कहते हैं जी हमने इसको 2 नंबर ऑफ डिजिट तक राउंड अप करना है, और हम कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब मैं प्रेस करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये राउंड अप होके आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट में होती है ये वैल्यू तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। ये मैंने जब इसके ऊपर डबल क्लिक किया, जब आपके पास ये बनता है, इसके बाद ये कर्सर आपका जब चेंज होता है तो कर्सर के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरी की पूरी जो कॉलम होगा उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सारे का सारा फार्मूला, जो भी आपका फार्मूला होगा। ठीक है, इसको फर्दर आप खींच के भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मैंने एक्सटेंड किया तो ये खुद ब खुद इसके ऊपर अप्लाई होगा। उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे हमने लॉजिक लगाई हुई है, और ये कोडिंग, एक छोटी सी कोडिंग हुई है। ये कोडिंग किस तरह से हुई है ये मैं आपको बता दूंगा। इसकी सिंपल इफ की जो है वो कोडिंग है, जब आप जिस तरह की आपने C और C++ में पढ़ा होगा उसी तरह की कोडिंग एक्सेल की होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इसमें होता क्या है कि अगर आपने सेल को स्टैटिक करना हो, सेल की स्टैटिक का मतलब ये होता है कि अब आपको, जैसे मैंने अभी पहले वाले सेल में फार्मूला लगाया था, राउंड अप का फार्मूला ना, और मैंने चूज़ किया था कि उससे जो पिछला सेल है वो उसका सिलेक्ट हो हमेशा। अब एक तो ये है कि हर दफ़ा यही सेल आपके पास जो C2 है यही चूज़ हो,
एक ये है कि जैसे जैसे आप डाउन द स्ट्रीम चलते जाएं आपके पास ये सेल भी नीचे से नीचे शिफ्ट होते जाएं। तो ये होते हैं डायनामिक रेंज, इसको कहते हैं आप डायनामिक रेंज। आपने किया क्या कि ये C2 ही सिलेक्ट किया। अगर आपने इसको स्टैटिक करना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्टैटिक करने के लिए इसके शुरू और एंड में सी के यानी जहाँ पे आपके पास ABC वाला जो भी नॉमनक्लेचर आ रहा हो या कॉलम की जो सेटिंग होती है, कॉलम की सेटिंग के शुरू और एंड में आप क्या कर देते हैं, आप इसको कर देते हैं जी डॉलर साइन लगा देते हैं। अब ये स्टैटिक हो गया। अब मैं अगर फार्मूला को नीचे ड्रैग करता हूँ, डबल प्रेस मैंने किया तो हर एक में वही वैल्यू शो होगी जो आपकी C2 में है, यानी विद द सिलेक्शन ऑफ योर रो एंड कॉलम वो चेंज नहीं होगा, वो पहले वाली वैल्यू यानी आपने उसी सेल को स्टैटिक कर दिया, आपने रेंज को क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया, डायनामिक नहीं रहने दिया। तो ये होता है स्टैटिक करने का। अब अगर हम दोबारा इसको रिवर्स करते हैं तो ये मैंने आपको रिवर्स कर दिया, अब डायनामिक है। डायनामिक से मुराद ये है कि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, जैसे अगर मैं इससे निचले वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया तो C3 चूज़ हो गया, उससे नीचे वाले को किया तो C4 चूज़ हो गया, C5 चूज़ हो गया और सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। इसके अगर आप देखें तो आपका सबसे पहली जो है वही, जब भी आपने एक्सेल में फार्मूला कोई लगाना है तो सबसे पहले आपके पास इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू के बाद आप लॉजिक्स लगाते हैं। तो पहली लॉजिक ये है जी, मैंने इफ़ की लॉजिक लगाई। जब आप इसको चूज़ करेंगे तो नीचे इसका क्या आ जाता है, आपके पास सिंटैक्स आ जाता है ऑटोमेटिकली कि अगर आप इफ़ को चूज़ करते हैं तो उसके में आपने सिंटैक्स लिखना कैसे है फार्मूला का, वो आप लिखते इस तरह से हैं। इफ़ के बाद आपके पास लॉजिक टेस्ट होता है कि आपने टेस्टिंग करनी किस चीज़ की। जैसे इसको मैं जब चूज़ किया तो मैंने टेस्टिंग करनी है ये D2 की, यानी मेरे पास ये D2 ये मार्क्स हैं, इनकी मैंने टेस्टिंग करनी है। क्या टेस्टिंग करनी है, इफ़ D2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन, दिस सेल, ये जो सेल है यहाँ पे मैं वैल्यू मैनुअली इंटर करूँगा। कैसे इंटर करूँगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू चेंज करूँ इंटर करूँगा तो ये देखेगा क्या कि अगर आपके पास ये जो वैल्यू है ये इससे इक्वल है या ज़्यादा है तो ये करेगा क्या, जब ये लॉजिकल टेस्ट कर लेगा तो इफ़ इट इज़ ट्रू देन इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ A+, यानी ये ग्रेड शो करेगा A+। और अगर ये ट्रू नहीं है तो उसके बाद मैंने बताया कि अगर ये ट्रू नहीं है तो आप अगेन एक चीज़ और चेक करें। वो क्या चेक करें, इफ़ दैट वैल्यू इज स्टिल ग्रेटर देन द सेकेंड वन, दैट इज बेसिकली लिमिट फॉर A ग्रेड। तो आपके पास A ग्रेड की अगर कोई लिमिट है तो आप उसको चूज करें और उस लिमिट के अगेंस्ट आप डिस्प्ले करवाएं। अगर ट्रू होता है तो क्या डिस्प्ले करवाएं, आप A ग्रेड डिस्प्ले करवा दें। If that value is, if the second value, if it is basically the false value of the first statement, but the true value of your second statement। आपकी पहली स्टेटमेंट ये है, ये जो आपके पास सेकंड आ रहा है ये इसका फॉल्स है, लेकिन दोबारा आपने इफ का जो फार्मूला लगाया उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रू हो तो आपने करना क्या है जी, आपने A ग्रेड प्रिंट करवा देना है। इसी तरह से सो ऑन आप आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ तक होता ही है कि एक्सेल में आपके पास लिमिट्स आती हैं फार्मूला लिखने की। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में लिमिट आती है C तक। C के बाद C तक आपको ऑटोमेटिकली ग्रेड जनरेट करके देगा, लेकिन C के बाद क्या होगा कि आपके पास डू मैनुअली की, अगर ये C तक ट्रू होता है तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रेड जनरेट कर देगा, अगर फॉल्स होता है तो आपको बता देगा कि आप इसकी ग्रेडिंग जो है वो मैनुअली जनरेट करें। अब इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ग्रेडिंग की लिमिट्स को डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपके पास ग्रेड एवरेज, यानी ये डाटा की एवरेज आप लेंगे, और दूसरा आपने क्या करना होता है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन इस डाटा की इवैल्यूएट करनी होती है। तब आप क्या निकाल सकते हैं, तब आप ग्रेडिंग निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो आप एवरेज कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज आप लेते हैं जी, जैसे ये कॉलम अगर हम सेलेक्ट करें तो इसमें हम कहते हैं जी एवरेज लें। किस डाटा की हमने एवरेज लेनी है जी, ये राउंड अप किए हुए डाटा की। तो आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे जी एवरेज का। एवरेज मैंने लिखा, एवरेज को मैंने चूज किया तो नंबर पूछ रहा है कि आपने किन नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करनी। तो अगर आपके पास रेंज हो तो आपने ये करना है पूरे का पूरा, अगर आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहें डाटा का, ये मेरा पूरा का पूरा कॉलम जो है वो चूज हो गया।
इसको अगर आप स्टैटिक करना चाहते हैं तो इस डी के पहले और बाद में डॉलर का साइन लगा दें, इस डी के पहले और बाद में आप डॉलर का साइन लगा दें, ये स्टैटिक हो जाएगा, फिर आपका ये चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, यानी फार्मूला आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन मैं इसको स्टैटिक नहीं करना चाहता, मैंने एंटर किया तो मेरे पास क्या आ गई, डाटा की एवरेज आ गई, दैट इज बेसिकली 67। एंड द सेकंड थिंग दैट इज बेसिकली आई वांट टू फाइंड आउट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। आपके पास ये डाटा की पॉपुलेशन है, आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है, जिसका जो उसका सिंटैक्स है एक्सेल में, वो होता है STD, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन, DEV आगे लिखा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल अगर आप करना चाहें तो उसके साथ ऐसा आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन करना चाहें तो आपके पास क्या आ जाता है, P आ जाता है। चूंकि हम सारे का सारा डाटा चूज कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ व्हाट डाटा, इट इज बेसिकली D2 to D52 डाटा जो है उसकी हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या किया, इस रेंज को चूज किया, इस रेंज को चूज करने के बाद आपने क्या वैल्यूएट कर लिया, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब ऑटोमेटिकली एक्सेल ने इसको जो है वैल्यूएट करके आपको वैल्यू दे दी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब आप लिमिट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। किस चीज़ की लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप ग्रेडिंग की लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ग्रेडिंग की लिमिट कैसे आती है, ग्रेडिंग की लिमिट का फार्मूला है वो आप लिख लें, बल्कि मैं इसमें साइड पे लिख देता हूँ। उसमें होता ये है कि आप का जो A+ का फार्मूला है वो होता है आपके पास एवरेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड प्लस का फार्मूला। इसी तरह से आप इसको अगर फर्दर नीचे मैं चूज करता हूँ, जो मैं इसकी ग्रेडिंग करना चाहता हूँ D तक, तो आपके पास जो पहला फार्मूला है वो है एवरेज प्लस स्टैंडर्ड 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप A ग्रेड आपने वैल्यूएट करना है तो तब आपके पास फार्मूला है एवरेज प्लस 1/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर जब आप वैल्यूएट करना चाहें A नेगेटिव ग्रेड, तो ये नेगेटिव ग्रेड के लिए आपके पास फार्मूला है एवरेज प्लस 1 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें साइन डाल लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन का। एक्सेल में जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसका साइन आपके पास स्टेरिक होता है। ठीक है जी, तो स्टेरिक का साइन आपका मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा होता है। तो आपके पास क्या हो गया जी, एवरेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज बेसिकली A+, एवरेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड 1.5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज बेसिकली योर लिमिट फॉर A ग्रेड, एंड सो ऑन। आप चलते जाते हैं, 1 है उसके बाद हाफ आ जाता है, 0.5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ तक आपका प्लस हो रहा होता है और यहाँ इसके बाद क्या होता है कि आपके पास डायरेक्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ये दरमियान वाला आपके पास क्या होता है जी, ये नेगेटिव का साइन आ जाता है और दोबारा उल्टा शुरू हो जाता है, यानी 0.5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए आएगा कैसे, जब हम इसकी कर्व जनरेट करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि जो हमने पढ़ा था वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अभी इसी चीज़ को जब हम प्लॉट करेंगे ना, आपका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो हिस्टोग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा कि हिस्टोग्राम जनरेट कैसे होती है और हिस्टोग्राम के ऊपर हम पॉलीगॉन कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ये आया फार्मूला। इसके बाद आपके पास जो B नेगेटिव का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है जी एवरेज माइनस 1 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये माइनस आ गया, इसके साथ हमारे पास 1 टाइम्स आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। और उसके बाद C+ का जो फार्मूला होता है आपके पास, ये HEC ने गिवन की हुई है, ये लिमिट्स आपके पास HEC ने डिसाइडेड हैं। अगर आप रिलेटिव ग्रेडिंग करना चाहें तो आपकी लिमिट यही होती है। तो इसमें होता है आपके पास 4/3, माइनस का साइन आएगा और साथ आएगा 4/3, माइनस 4/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, C जब आप वैल्यूएट करना चाहें तो ये आपके पास होता है 5/3। ठीक है जी, तो एवरेज माइनस 5/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और लास्ट पे आपके पास जो C नेगेटिव की ग्रेडिंग होती है वो होती है एवरेज माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, ये आगे हम आपके पास जो फार्मूलाज हैं वो हमने लिख लिया।
इन फार्मूलाज को अब आपने लगाना कैसे है इस एक्सेल के ऊपर। अच्छा, जो डी प्लस और डी ग्रेड होता है इसकी लिमिट जो है वो आप जो ट्रेंड आएगा ना उसी के हिसाब से निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन कोई नहीं गिवन। ठीक है जी, इसकी डायरेक्शन कोई नहीं गिवन, वो कैसे आती हैं ट्रेंड के हिसाब से कैसे निकालते हो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, अब मेरे पास ये सेल है, इस सेल में मैंने डिस्प्ले करवानी है ए प्लस की लिमिट, तो मैं करूँगा क्या, मैं एवरेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें करूँगा, तो इक्वल टू एवरेज कहाँ पे आ रही है, एवरेज आ रही है ये वाली, ऐसा ही है जी, ये आपकी आ गई एवरेज। एवरेज प्लस आपने क्या करना है 2 टाइम्स यानी 2 मल्टीप्लाइड विद 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ पे वैल्यूएट की, ये रिजल्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया जी आपके पास ए प्लस की लिमिट। आपका जो ए प्लस आएगा वो 96 के ऊपर आएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं जी जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला होगा वो हमारा होगा, उससे पहले मैं इसको कर लेता हूँ स्टैटिक, ताकि बार बार हमें चेंज ना करना पड़े। हम क्या करें, सिर्फ ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला, जैसे यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 1.5 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, बाकी चीज़ें सेम रह रही हैं, ये दोनों चीज़ें सेम रह रही हैं, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं इन दोनों को कर लेता हूँ स्टैटिक। कैसे करूँगा स्टैटिक, मैं एफ़ के शुरू में भी डॉलर साइन लगाऊंगा और इसके बाद भी डॉलर साइन लगाऊंगा। सेम इसी तरह से 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैटिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा जी इसके शुरू और एंड पे डॉलर साइन लगाऊंगा और इसको कर दूंगा क्लोज। जब मैं इस पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आए। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वही सेम फार्मूला नीचे तक कॉपी हो गया और ये दोनों सेल आपके हमेशा यही दोनों चूज़ हुए। अब मुझे करना क्या है कि मुझे ये +2 को सिर्फ चेंज करना है, 1.5 मैं करता हूँ, ये आ गया आंसर ए ग्रेड का। इस वाले में मुझे कितना करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1 के साथ, तो इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ए नेगेटिव का आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें मुझे एक तो जो आपके पास 1 के बाद आपके पास 0.5 आता है, तो +2 को चेंज करके मैं क्या कर दूंगा 0.5, तो ये मेरे पास बी प्लस का ग्रेड आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास माइनस आएगा और साथ में क्या आएगा 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास बी की ग्रेडिंग आ गई। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास माइनस होता है और आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये मैंने किया क्या, ये मेरे पास ग्रेड आ गया बी नेगेटिव का। इसके बाद 4/3 है आपके पास, तो 4/3 आप लिख देंगे, सेम इसी तरह से उसको चेंज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा और साथ आपके पास आ जाएगा जी 4/3। ठीक है जी, ये आपके पास सी प्लस की ग्रेडिंग आ गई। नेक्स्ट में आपके पास 5/3 होता है, तो यहाँ पे माइनस होता है, उसके बाद 5/3 होता है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सी की ग्रेडिंग आ गई। सी नेगेटिव में आपके पास क्या होता है, माइनस होता है और साथ आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये मैं साइन सिर्फ चेंज कर दूंगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए इसे रहने दूंगा, ये सी आ गया। अब आपने जब डी और डी प्लस की ग्रेडिंग डिसाइड करनी है तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जैसे ये देखें 47 में से 5 माइनस करें तो 42 आता है, 42 में से 5 माइनस करें तो 37 आता है। तो डी प्लस के लिए आपने करना क्या होता है, 37 में से 2 माइनस कर दें, दैट इज बेसिकली 32। अब इसमें से 5 और माइनस कर दें, वही ट्रेंड जो पीछे चलता आ रहा है उसी को लेके आपने आगे चलना होता है। तो आप इसमें से फर्दर आप क्या करते हैं जी, 5 और माइनस कर दें तो आपके पास 27 आ जाता है। तो 26 के ऊपर आप डी ग्रेड दे सकते हैं, मैं इसको 26 चूज़ कर देता हूँ। अब ये वो लिमिट्स हैं जो आपने एवेल्यूएट की फार्मूला के थ्रू। अब मैंने ये जो ग्रेड वाला यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगाया हुआ था, इसमें जब आप चूज़ करते हैं तो आप देखें कि ये वाले सेल हाईलाइट हो रहे हैं, तो ये मुझे मैनुअल एंट्री करने पड़ेगी। मैनुअल एंट्री क्या करनी पड़ेगी, ये जो एवेल्यूएटेड आपके पास लिमिट्स हैं ए प्लस ए नेगेटिव, बी प्लस बी, बी नेगेटिव, सी प्लस सी और सी नेगेटिव की, तो ये लिमिट्स आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट हुई। इनको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैनुअली खुद पोस्ट करूँगा। उसको पोस्ट क्यों करनी होती है, वो रिक्वायरमेंट है, वो पॉलिसी का हिस्सा होता है, इस यूनिवर्सिटी की पॉलिसी का हिस्सा था कि आपके पास ये डिजिट आ रहा है ना 96 आ रहा है, जैसे पॉइंट आपने छोड़ देना है। जो पहले वाले 2 आपके पास एब्सोल्यूट डिजिट्स हैं उनको आपने लिमिट में लेके आना है ग्रेड की। तो अब मैं करता क्या हूँ कि मैं ग्रेड की लिमिट यहाँ पे 96 लिखता हूँ, 89 लिखता हूँ, 81 लिखता हूँ,
74 लिखता हूँ, तो आप देखिएगा वो ग्रेड चेंज होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने कोडिंग की हुई है। अगर मैं कोडिंग नहीं करता तो आपको हमेशा क्या है, मैनुअली हर दफ़ा यहाँ पे ग्रेड खुद लिखना पड़ेगा देख के कि अच्छा स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं तो अच्छा ग्रेड की लिमिट ये है तो इसका ये ग्रेड लगना चाहिए। तो कोडिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकेंगे। तो एक्सेल आपको एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको समझ लगेगी कि एक्सेल के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रिपोर्ट्स आप जनरेट करके भेजा करेंगे। और अगर ये कहा जाए कि वर्किंग का कोई 50% आपकी रिपोर्टिंग का जो चैनल होगा वो एक्सेल के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है जी, जो भी आप जॉब करेंगे, जो भी जॉब करेंगे उसमें एक्सेल आपको असिस्ट करेगा। तो ये मैंने ग्रेड जब अप्लाई कर दिए तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो गया जी, ग्रेडिंग जो है वो यहाँ पे जनरेट होगी। आप चूँकि कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा इस कोडिंग का। मेरी तो इतनी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप इसको बहुत अच्छी शीट भी बना सकते हैं। इसमें वी लुकअप और एच लुकअप वगैरह के फार्मूलाज भी होते हैं, उनसे ये बड़ी स्मार्ट शीट जो है वो बन जाती है। तो अगर आप उसको लगाना चाहें तो आप उसके थ्रू भी असाइनमेंट जो है उसको सबमिट कर सकेंगे। अच्छा, अब हमने किया क्या कि वो जो लॉजिक मैंने लगाई हुई थी वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हुई और उसने ग्रेड्स प्रिंट कर दी। जहाँ पे वो ख़त्म होता था वो सी तक ख़त्म होता था, तो सी के बाद उसने आपको बता दिया कि डू मैनुअली करें इसको। इसको सिस्टम ने ग्रेड इसको नहीं ग्रांट किया तो आप इसको मैनुअली ग्रेड ग्रांट कर दें। जब मैं इसको मैनुअली देखता हूँ तो मेरे पास 37 के ऊपर ये ग्रेड आ रहा है सी नेगेटिव, तो इसका ग्रेड आप क्या लगा दें जी, सी नेगेटिव मैनुअली लगा दें। बाकी ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया और इसमें एरर नहीं है। इसी फार्मूला को आप नीचे ड्रैग करना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ते हैं और नीचे यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, सॉरी ये तो डाटा का पोर्शन नहीं है, ये आ गया आपके पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आ गए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया। किस चीज़ का ग्राफ प्लॉट किया, मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट ने कौन कौन सा ग्रेड हासिल किया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर ग्रेड में कितने हैं। तो वो आप एक लॉजिक लगाते हैं, इसका फार्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ की आप कमांड देते हैं कि आप काउंट करें किस चीज़ को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को। काउंट इफ द रेंज, सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ को काउंट करना है। आपने ग्रेड्स को काउंट करना है कि बी नेगेटिव कितने हैं, ए प्लस कितने हैं, ए कितने हैं। तो आपने रेंज दे दी इसको पहले, ये रेंज मैंने चूज़ की और रेंज को मैंने कर दिया स्टैटिक, ताकि जब मैं नीचे फार्मूला ड्रैग करूँ तो रेंज आपकी हर दफ़ा चेंज ना होती रहे। ठीक है, अब मैंने रेंज को कर दिया स्टैटिक, रेंज आपकी हमेशा यही रहेगी। दूसरा आपने क्या करना होता है कि आपने क्राइटेरिया, यानी किसकी बेस के ऊपर आप काउंटिंग करना चाहते हैं। तो मैं क्राइटेरिया में मैंने लिखा कि ये ए प्लस मुझे काउंट करके दे दें इस रेंज में से। तो आपको एक्सेल ने क्या करके दिया, ए प्लस काउंट कर दिया। ठीक है जी, ए प्लस इसमें 0 आ रहे हैं तो आपको 0 काउंट कर दिया। फिर 3 आ रहे हैं ए ग्रेड, सेम इसी तरह से आप चलते जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ग्रेडिंग आ जाएगी, सॉरी काउंटिंग करके ग्रेडिंग आ जाएगी। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, प्लॉट करना चाहता हूँ, ताकि मैं इसकी जो है वो हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकूँ या पिक्टोरियल एविडेंस लेना चाहता हूँ। तो पिक्टोरियल एविडेंस की अगर आप बात करें तो आपने इसको प्लॉट करना होता है, ग्राफ प्लॉट करना होता है। ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, इंसर्ट वाले पोर्शन में जाते हैं आप, इंसर्ट में आपके पास ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। ठीक है जी, तो मैं आपके पास बार चार्ट प्लॉट करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने बार चार्ट प्लॉट किया। चूँकि ये पहले ही बार चार्ट है तो आपके पास क्या होगा कि ये चेंज नहीं होगा। बार चार्ट जब आप प्लॉट करना चाहें तो आप इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद दोबारा इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। मैंने ये सेल चूज़ किया, यहाँ पे मैं ग्राफ को प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं ये चूज़ करूँगा 2D ग्राफ मैंने प्लॉट किया। अब वो मैं इसके ऊपर चूँकि मैंने कोई डाटा सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इसलिए क्या हुआ कि आपके पास ये खाली ग्राफ का एक एरिया आ गया। अब आप करेंगे क्या, जिन दो चीज़ों का आपने ग्राफ प्लॉट करना है इसको आप करेंगे चूज़। जब आप मल्टीपल चीज़ों को चूज़ करना चाहें तो आपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना होता है। तो आपके पास क्या होगा, ये आपने दोनों रेंजेस चूज़ कर ली। अब मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ जी बार चार्ट के ऊपर, तो ये मेरे पास बार चार्ट आ गया। सॉरी, ये मेरे पास क्या आ गया जी, बार चार्ट आ गया इस डाटा का। अब अगर आप इसके ऊपर कर्व प्लॉट करना चाहें तो वो आप कर्व प्लॉट कर सकते हैं, जिसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है जी, उसको आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें एरर बार आप प्लॉट कर सकते हैं, डाटा की लेबलिंग कर सकते हैं,
डाटा का टेबल बन सकता है, एक्सेस को टाइटल्स दे सकते हैं, एक्सेस आपके शो हों या ना हो वो बता सकते हैं। लेजेंड ये होता है, ये देखें ये लेजेंड होता है। लेजेंड में आप बताते हैं ये जिस तरह हम वो शेडिंग करके आपने पाई चार्ट में शेडिंग की होगी, तो शेडिंग में आप क्या बताते हैं कि डाटा किस चीज़ का है, तो लेजेंड में आप वो लिख सकते हैं। ट्रेंड लाइन आपको ये बताती है कि आपका ट्रेंड जो है इस डाटा का इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को मैं चूज़ करता हूँ और ट्रेंड लाइन के आगे ये देखें अगर आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, लीनियर फोरकास्टिंग देखनी है आपने, लीनियर देखनी है, लीनियर फोरकास्टेड देखना है, या आपने इस तरह से 2 पीरियड मूविंग एवरेज देखनी है, या मोर ऑप्शन में भी आपके पास होता है कि आप इसको पोलिनोमियल में लेके जाना चाहते हैं, लॉगरिथमिक कर्व बनाना चाहते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करें मैं इसको पोलिनोमियल करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास कर्व फिटिंग होगी है इसकी। ठीक है जी, अगर आपने सिर्फ इसको लीनियर रखना है तो ये आपके पास ट्रेंड लाइन आ गई, आप सिर्फ लीनियर तक करें, बाकी जब आप जाएंगे सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो ट्रेंड लाइन के साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं, 2 पीरियड मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं। 2 पीरियड मूविंग एवरेज इज बेसिकली योर सॉर्ट ऑफ पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन आपने देखा था कि दरमियान वाली आपके पास क्या होती थी, इनको आप करते थे मार्क, और मार्क करने के बाद आप क्या करते होते थे, आपके पास पॉलीगॉन जनरेट हो जाते। तो ये अप्रॉक्सीमेटली वही है, लेकिन पॉलीगॉन आप इसमें जनरेट कर भी सकते हैं। थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स है, उसके करने की ज़रूरत नहीं है, वो जिसको इंटरेस्ट होगा वो खुद कर लेगा। इसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉलीगॉन हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो आपको दे देगा। होता वो भी इंसर्ट में जाके यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, इनमें से देख लीजिएगा आप कैसे वो कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने असाइनमेंट में ये चीज़ बना के सबमिट करवानी है मुझे, जिसमें आप 50 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लेंगे, मिनिमम आपके पास 50 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे। उनकी आप इन फार्मूलाज़ के थ्रू, ये जो फार्मूलाज़ लिखे हुए हैं इन फार्मूलाज़ के थ्रू आप ग्रेडिंग करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैनुअल ग्रेडिंग करना चाहें मैनुअल ग्रेडिंग करें। आपने नंबर उनके जो लगाने हैं वो हाइपोथेटिकल लगाने हैं, वो आप कोई से भी नंबर लगा सकते हैं। आपने ग्रेडिंग इसके अकॉर्डिंगली करनी है, आप इसकी अगर कोडिंग करना चाहें कोडिंग कर लें, अगर आपने इसकी मैनुअल ग्रेडिंग करनी है मैनुअल ग्रेडिंग कर लें। हाँ, इसमें आप छापा लगाएंगे क्योंकि आपका कोई एक जो है वो क्लास फेलो बनाएगा या बनाएंगी और उसी से आप मंगवाएंगे। ये प्रैक्टिस ना फॉलो कीजिएगा, इसका एसेंस ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर का, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि आपको उसमें से अगर आपके मार्क्स गंदे भी होंगे तो मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, लेकिन आप काम खुद कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी तो ये आपको आगे जाके नुकसान होगा जॉब में, मतलब मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपको जो फ़ायदा नहीं होगा जॉब में जाके। तो आप कोशिश कीजिएगा जहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ लगेगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपने सबमिट करनी है असाइनमेंट, में आपको डेट बता दूंगा। करना आपने ये है कि आपने 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं, उनके एक हाइपोथेटिकल मार्क्स जनरेट करने और उनकी ग्रेडिंग करनी है, ठीक है जी। अब बताएं किसका क्या क्वेश्चन है। सर अगर हम ये सिर्फ रोल नंबर लिखते हैं, नेम ना लिखें, अब इतने 50 के कहाँ से हम नेम सोचेंगे? जैसे आपकी क्लास की ना शीट कोई ना कोई मैं आपको भेज देता हूँ, आप सारा डाटा वही लगाएं, ठीक है। पहले वाला डाटा सारे सेम रखें, कोई मसला नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर वही रखें, नाम वही रखें, वो मैं शीट आपको खाली भेज देता हूँ। मार्क्स तो लगा लेंगे ना 50 स्टूडेंट के? यस सर, वो लगा लेंगे। हाँ, वो कर लेते हैं। मैं आपको डाटा, आधा डाटा मैं भेज देता हूँ, बाकी आप कर लें, लेकिन ये कीजिएगा खुद अपने हाथ से, आपको फ़ायदा रहेगा। ये मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर किसी से छापा मारेंगे तो मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मारना है तो आप मार लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सीख जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। वरना सीखना तो पड़ेगा, जॉब में जाके सीखना पड़ेगा। और अगर आप परस्यू करते हैं फर्दर स्टडीज़ को तो उसमें भी आपको समझ लग जाएगी कि एक्सेल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लें। सर प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग भी आप कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में अपलोड कर जी। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर सीबीए का क्या मतलब है? कोर बिजनेस एरिया है सीबीए का मतलब, और सीबीए बेसिकली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, जो आप ये समझ लें कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका लाइसेंसिंग शुरू में परचेज नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का MyKFUIT वाला सॉफ्टवेयर है वो यूनिवर्सिटी का इन हाउस डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है। तो उसके साथ जब आपने इसको एसोसिएट किया तो सीबीए आपका फिर लाइसेंस होना शुरू होगा। सीबीए इज बेसिकली कोर बिजनेस एरिया। ओके सर। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें।
ठीक है जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं अटेंडेंस कॉल करता हूँ। सर कॉलम जी जी एक्सक्यूज मी बताएं। सर, जी जी एक्सक्यूज बताएं। मी सर, एक्सक्यूज मी सर, कॉलम ई पे जो सर आपने कोडिंग किया उसका सर दोबारा थोड़ा सा बता दें। मैं बता दूँ, वैसे कोडिंग आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि मुझे तो जितनी आती है वो बड़ी कम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे आपने ग्रेड्स प्रिंट करवाने हैं वहाँ पे आपने ये लॉजिक लगानी है। अब लॉजिक का टेस्ट होता है। लॉजिक का जब आप टेस्ट लगाते हैं, कोई भी लॉजिक लगाएं किसी भी कोडिंग, तो उसका ना एक सिंटैक्स होता है कि आप उसको किस तरह से लिखते हैं। जब आप एक्सेल की ये ब्यूटी है कि एक्सेल को जब आप इस तरह, मतलब मैं यहाँ पे लेट्स सी मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू, आपने कोई भी चीज़ फार्मूला लगाना है तो आप इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू के बाद मैं इसमें लॉजिक लगाना चाहता हूँ, तो मैंने लगाई जी इफ़ की लॉजिक। ठीक है जी, अब मैं इफ़ को जब चूज़ करता हूँ तो ये इफ़ ने आपके पास एक एक इस तरह से आप बात करते हैं एग्जाम्पलरी, आपके पास एक सिंटैक्स दे दिया। वो एग्जाम्पलरी सिंटैक्स ये आपको बता रहा है कि इफ़ लॉजिक टेस्ट वेयर यू वांट टू परफॉर्म द लॉजिक, वो आप बता दें कि वो रेंज कौन सी है जहाँ पे आपने ये इफ़ वाला लॉजिक टेस्ट परफॉर्म करना है। तो लॉजिकल टेस्ट की आपने रेंज बता दी, मैंने बता दी जी ये रेंज है इसकी डी से लेके D2 से लेके D54 तक इसकी रेंज है, और इसको कर दिया मैंने स्टैटिक, यानी ये चेंज ना हो। अगर मैं इधर उधर ड्रैग भी कर देता हूँ इस फार्मूला को तो ये यही रहे। अब मैंने इसको कर दिया जी लॉजिकल टेस्ट आ गया, ये मेरी आ गई रेंज जिसके ऊपर मैंने लॉजिक टेस्ट परफॉर्म करना। उसके बाद ये बता रहा है कि आप सेपरेट करें कोमा लगा के, मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है जी, वैल्यू इफ ट्रू, अगर आपके पास ये ट्रू हो तो आप क्या करें। बल्कि इसको इस तरह से लिखें कि मैं करना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास ये वाला सेल है, ये अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे लिखते हैं। इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये देख लीजिएगा, सॉरी ये आएगा पहले ग्रेटर देन फिर आता है इक्वल टू। इफ D2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू A प्लस मैंने प्रिंट करवाना 96, तो क्या हो, अगर ये इससे इक्वल या बड़ा हो तो आप क्या करें, आप कॉमा लगा के इफ दिस इज ट्रू देन यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेड। देन यू हैव टू प्रिंट A प्लस। तो मैं इसके दरम्यान लिखता हूँ जी कि आप A प्लस जो है उसको प्रिंट कर दें। और अगर ये ट्रू ना हो, ठीक है जी, अगर ये ट्रू नहीं होती तो आपके पास अब रेंज है बाकी पूरी की पूरी, तो आप अगेन क्या लगाते हैं, फिर इफ लगाते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रू देन इफ दिस वैल्यू दैट इज बेसिकली D2, सॉरी यहाँ पे मैंने चूज नहीं किया था इसलिए एरर आ गया। देन इफ ये मैंने डबल क्लिक करके चूज किया, अगेन लॉजिकल टेस्ट दैट इज बेसिकली D2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 89, अगर ये हो देन यू हैव टू वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज ट्रू देन यू हैव टू प्रिंट A। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ से चूज कर लिया। आप इसको लिख भी सकते हैं, लिखने का फ़ायदा ये होता है कि एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लगा है पूरे का पूरा, और सर समझ आ गया। फर्दर आप आगे चलते जाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी। अब ये है काफ़ी ओके। लंबी लॉजिक, तो मैं आपको सारी तो नहीं बता सकता। तो यहाँ पे ये ऐसे लगी हुई है, आप देखना चाहें तो ये आपको पता चल जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। अटेंडेंस में कॉल करता हूँ, उसके बाद आप लीव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ कि जो क्वेश्चन हमने मैन्युअली सॉल्व किए जिसमें हमारे पास टेबल होते थे, उनका हमने वेरिएंस निकाला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट निकाला, तो एक्सेल में वो सारी चीज़ें खुद ब खुद वैल्यूएट हो जाती हैं। कैसे वैल्यूएट हो जाती हैं, ये फर्ज करें मेरे पास लोअर लिमिट है, ये मेरे पास अपर लिमिट है। ठीक है जी, लोअर लिमिट अपर लिमिट मेरे पास दोनों आ गई उस क्लास की, और आगे है फ्रीक्वेंसी गिवन। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी का डाटा है,
फ्रीक्वेंसी का डाटा आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई, दरमियान वाली वैल्यू में निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगी? इक्वल टू इन दोनों को क्या करें जी, सम करें और इनके दरमियान वाली वैल्यू निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपका मीन आ जाएगा। ये मैंने निकाल दिया। मीन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है, आप इसका मीन का स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास क्या है, मैंने फार्मूला लगाया कि आप क्या करें, ये जो D5 है इसका स्क्वायर कर दें, तो इसने सारे के सारा स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे मैं ये फार्मूला लगाऊंगा और नीचे मैं सिर्फ ये डबल क्लिक करके यहाँ ड्रैग करके नीचे तक लेके आऊँगा, तो जो डाटा की रेंज मैं चूज़ करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर ही ऑटोमेटिकली सारे का सारा वही फार्मूला जो पहले हमने लगाया हुआ है वो सारे का सारा इंप्लीमेंट हो जाएगा और आपका रिजल्ट दे देगा। उसके बाद आपने करना होता है, एफ को मल्टीप्लाई करना होता है y1 yi के स्क्वायर के साथ। तो एफ ये है आपका और yi का स्क्वायर ये है आपका कॉलम। तो आपने किया क्या, इक्वल टू इन दोनों को आपने कर दिया मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसी को ड्रैग करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि वो रिजल्ट्स आके जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। एक्सेल के ऊपर ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको चाहिए होती है, वो होती है एफ को आपने yi के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो फार्मूला से आपको फार्मूला याद हो तो आप इसके अंदर वो वर्किंग करके क्या कर सकते हैं, आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो एफ yi आपने जनरेट कर लिया। इसी तरह से yi माइनस वाई जनरेट कर लिया। अगर आप इसका मॉडल लेना चाहें तो इसकी ABS से मतलब ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट डाटा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द मॉड ऑफ दैट। स्पेसिफिक वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो उसको भी पॉजिटिव करके दिखा देगा। तो ABS इसका फंक्शन है जो इसके अंदर एम्बेडेड है। आपने सिर्फ रिकॉल करवाना होता है तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आप अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सारा कुछ हो गया। अब मैं अगर निकालना चाहूँ y, जो मेरे पास क्या है जी, FYI डिवाइडेड बाय सिग्मा FY, यानी सिग्मा FYI डिवाइडेड बाय सिग्मा FY। y मैंने बेसिकली दिया हुआ है एवरेज को नाम, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो नीचे आपने समेशन, अच्छा ये सम जब आपने रिकॉल करवाना होता है दैट इज़ बेसिकली सम दैट इज़ बीइंग रिकॉल्ड एज इक्वल टू सम, और आप रेंज बता देते हैं किस रेंज का आप सम एवेलुएट करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास आ जाता है। एक्सेल में आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाता है। अगर आप मीन डेविएशन निकालना चाहते हैं तो मीन डेविएशन का फार्मूला जो हमने यहाँ पे वैल्यूएशन की है वो आप उसका रिजल्ट निकालें, उसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास मीन डेविएशन निकल आएगी। वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं वेरिएंस का आप सिंपल क्या करें, उन दोनों को डिवाइड करें तो आपका वेरिएंस आ जाता है। ये L16 और ये जो हाईलाइटेड सेल्स हैं इनको हमने क्या किया, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना चाहें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का आपके पास फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी। डायरेक्ट आप रिकॉल भी कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्क्वायर रूट को आप SQRT के साथ जो है रिकॉल करवाते हैं। तो मैंने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहें तो वो आपका इस तरह से निकल सकता है। तो ये आपके पास सारे के सारे फार्मूला जो हैं वो आप एक्सेल से कर सकते हैं। एक्सेल में ये गेम जो है वो आपकी मिनट्स की होती है, जो आपकी घंटों की होती है उनको आप मिनट्स में एवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दैट इज़ बेसिकली द ब्यूटी ऑफ एक्सेल। ये आपके साथ शेयर हो रही थी ये शीट? सर शीट से शेयर हो रही है लेकिन कर्सर नहीं कुछ भी शो हुआ मुझे। नहीं, आपके पास शीट कौन सी शेयर हुई है? HEC ग्रेडिंग वाली? सर नहीं शेयर हुई मुझे। वो जिसके अंदर नंबर शो हो रहे हैं जो सर HEC ग्रेडिंग वाली हो रही है। नहीं वो ठहरें मैं आपकी एक्चुअल शीट शेयर करता हूँ। वेट वो नहीं हो रहा था। ये वाली शीट है जो अभी शेयर हो गई। सॉरी, ये शीट है जो शेयर हो गई। तो इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अच्छा जी, ये जैसे ये है, ये लोअर लिमिट है उस डाटा की, ये अपर लिमिट है उस डाटा की। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। बाकी ये आपके पास आपने मिड वैल्यू निकाली इस इंटरवल की, वो आपके पास निकल आई, ठीक है जी। आपने सिर्फ करना क्या है कि पहले वाले में फार्मूला आपने खुद लिखना है और नीचे आपने डबल क्लिक करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा फार्मूला जो है वो पूरे का पूरा जो डाटा आपके पास होता है उसके अंदर खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर आपको वाई स्क्वायर चाहिए होता है, वो आपने वैल्यूएट कर लिया। वाई स्क्वायर कैसे आएगा, वाई आपने निकाल लिया, एक वाई आई का स्क्वायर आपने निकाल लिया, वाई आई आपने निकाल लिया, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास वाई आई का स्क्वायर आ गया। एफ को वाई
किस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एफ गिवन है, वाई आई गिवन है, वाई आई का स्क्वायर गिवन है, उसके साथ कर दें। तो ये फार्मूलाज आप लिख लें। नीचे अगर आप समेशन करना चाहें तो यहाँ पे आप जैसे हमने समेशन कैलकुलेट की हुई है वो आपके पास जिस डाटा की भी आप जिस कॉलम की समेशन निकालना चाहें वो आपके पास आ जाएगी। तो फार्मूला यही है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू सम ऑफ दैट रेंज। आप जो भी रेंज निकालना चाहें उसका सम आप कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास जो जो डाटा रिक्वायर्ड होता है फार्मूला के अकॉर्डिंगली वो आप एवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आपने मॉड निकालना हो तो मॉड का फार्मूला होता है ABS। ABS स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इज बेसिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, so the negative value will be portrayed as positive 1. So negative minus 13.08 would be equal to 13.08. तो हमें चाहिए कैसे होता है वो आगे आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको याद होगा तो हम मॉड मल्टीप्लाई करते हैं f के साथ, तो आपके पास क्या हो गया, हमने मॉड को मल्टीप्लाई किया f के साथ तो आपके पास वो आ गया फॉर्मूला। अब मैं अगर इसका एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, एवरेज बेसिकली इक्वल टू समेशन ऑफ FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, तो सिर्फ इन दोनों को फार्मूला में लिखूंगा तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। मीन डेविएशन निकालना चाहें तो मीन डेविएशन निकल आएगी। वो कैसे निकलती है वो फार्मूलाज आपके पास एवेल्युएटेड है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। वेरिएंस निकालना चाहें तो वेरिएंस का फार्मूला आपके पास क्या होता है, वेरिएंस में आपके पास बेसिकली होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू एफ ऑफ वाई आई माइनस वाई इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, दैट इज बेसिकली इक्वल टू वेरिएंस। तो आपने वेरिएंस निकाल लिया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना चाहें तो वो जो दो चीज़ें डिवाइड होती हैं उससे आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ योर वेरिएंस। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड होती हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो आपने SQRT लिखा, वो स्क्वायर रूट बता पूछेगा आपसे कि किसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। आपने कहा जी N7 का स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना चाहते हैं तो वो इस तरह से निकलेगा। यानी एक्सेल के थ्रू आप फार्मूलाज को आप टाइम सेविंग बना सकते हैं। बहुत सारे फार्मूलाज इसमें एम्बेडेड हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो बेसिक कोडिंग जिसकी ज़रूरत पड़ती है इस तरह की शीट को बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, वो आपकी इसके थ्रू हो सकती है, एक्सेल के थ्रू। बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी इसके थ्रू डेवलप हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोडिंग आपको ज़रा अच्छे लेवल की चाहिए होती है। तो वो चूँकि आप तो स्टूडेंट हैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से, तो आप इसमें अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है जी, अटेंडेंस में कॉल करता हूँ, उसके बाद आप लीव कर सकते हैं। पेपर अभी चेक नहीं हुए, पेपर चेक होंगे तो मैं आपको उसका रिजल्ट बता दूंगा। पेपर आपको दिखाए जाएंगे और डेट बता दी जाएगी। उस डेट को ऑफिस आके पेपर देख लीजिए।